मेरे सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एम.एन. विश्नोई। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य एवं वन संपदा। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य एवं वन संपदा पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जैसे वन्य जीव पढ़ते हैं तो इनका बेसिक जो परिचय वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें कि एक भारतीय संविधान का भाग आता है भाग 4। भाग 4 का आर्टिकल 48 ए एवं 51 क 51 के में भारतीय इन संविधान में क्या किया गया कि वनों का उल्लेख किया गया है। यानी कि वन से संबंधित आर्टिकल 48 ए और 51 क और भाग 4 ये संबंधित हो जाएंगे वन्य जीव से। ठीक है, अब बात करें कि भारतीय संविधान में वनों का क्या उल्लेख है। तो बात करें तो सबसे पहले वन जो पहले राज्य सूची का विषय था, कब, जब भारत आज़ाद हुआ था या फिर जब भारत का संविधान बना था तब ये राज्य सूची के विषय था। अपने अपने राज्यों को ये दायित्व दिया गया था कि आप ही अपने वनों का संरक्षण करोगे या फिर आप ही अपने वनों का रक्षा करोगे। तो राज्य सूची का विषय था, तब इन पर अधिकार था किसका, राज्य सरकार का। फिर भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन वनों को राज्य सूची की विषय से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया है। तो समवर्ती सूची में शामिल करने के फिर क्या हुआ कि इन पर अधिकार किसका हो गया, केंद्र सरकार का। तो आपसे ये पूछेगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है, तो भाग 4 में हो जाएगा वनों का उल्लेख, आर्टिकल 48 ए और 51 का। तो पहले ये वन राज्य सूची के विषय थे, कब संविधान लागू हुआ था, कब, 26 जनवरी 1950। फिर क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया और वर्तमान में इस पर केंद्र सरकार का अधिकार, यानी कि संपूर्ण नियम कानून कायदे कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। ठीक है, फिर देखो एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था, सबसे पहले बना था केंद्र सरकार में, कब, 1972 का एक अधिनियम था और ये अधिनियम 9 सितंबर 1972 से ये लागू हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। उसके ठीक एक साल बाद 1973 में राजस्थान वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये 1 सितंबर 1973 से ये लागू हुआ था। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इन वनों को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि वन्य जीव के 3 क्षेत्र निर्धारित किए गए। एक तो राष्ट्रीय उद्यान, 2 पे अभ्यारण्य और 3 ऊपर हो जाएगा अपना आखेट निषिद्ध क्षेत्र। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान 1980 सवाई माधोपुर, 2 पे हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में 1981 और 3 पे हो जाएगा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ 2012। और राजस्थान में 4 वन्य जीव या फिर 4 राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर सरिस्का अलवर, और बात करें तो तालसा पर हो जाएगा चूरू, और कुंभलगढ़ हो जाएगा अपना पाली राजसमंद और उदयपुर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर अपन आगे बात करें कि आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी, देखो राजस्थान का अपना राज्य पक्षी हो जाएगा घोड़ा वन, कौन सा, घोड़ा वन हो जाएगा। अब आगे देखो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा अपना रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर 282 वर्ग किलोमीटर में, और सबसे छोटा अपना हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 28 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, ये था अपना वन्य जीव से संबंधित सामान्य परिचय। अब अपन इनसे संबंधित मोस्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा अपना कि राजस्थान का राज्य पक्षी, तो राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा घोड़ा वन, और इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं माल मोरडी या शर्मिला पक्षी। तो घोड़ा वन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्रायोटिस नाइग्रेसिस घोड़ा वन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसको 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा, कब, 1981 में। और राजस्थान में सर्वाधिक मरु उद्यान जैसलमेर में ये पाया जाता है, मरु उद्यान जैसलमेर में इसको शर्मिला पक्षी कहते हैं। लगभग आपने शब्द एक शुतुरमुर्ग नामक पक्षी देखा होगा जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, उनके समान ये दिखाई देता है घोड़ा वन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और राजस्थान में घोड़ा वन 3 जगह, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, संखलिया अजमेर और सोरसन अंताबारा नामक स्थान पर यह घोड़ा वन पाया जाता है।
अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पशु, तो राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला ये एक एंटोलिप प्रजाति का एक जीव है और इनको 1981 में इसको भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया। कब? 1981 में, ये आपको याद रखना है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में निवास करते हैं। कहाँ पर? जोधपुर में पाए जाते हैं। और नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर ये भी चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और चिंकारा गंगानगर का राजकीय शुभंकर हो जाएगा चिंकारा। अगला है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष, तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। और खेजड़ी को अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। अक्टूबर 1983 को। प्रोसेसिस सिनेरिया इनका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसेसिस सिनेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेजड़ी क्षेत्र विशेष की बात करें तो शेखावटी में, और जिले में बात करें तो नागौर में सर्वाधिक पाई जाती कौन सी? खेजड़ी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन बात करें कि एक देखो कि खेजड़ी वृक्ष से संबंधित एक घटना हुई थी 1730 में जोधपुर के खेजड़ी गांव में। इसमें समथिंग 363 महिला एवं पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था। इसमें सबसे प्रमुख महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। अब देखो कि एक वृक्षों से संबंधित एक पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, जिनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और ये पुरस्कार पहली बार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। याद रखना कि अमृता देवी पुरस्कार ये वन्य जीव से संबंधित या फिर खेजड़ी वृक्षों से संबंधित माना जाता है। फिर बात करें कि खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस इनकी शुरुआत 1978 से मानी जाती है। 12 सितंबर 1978 से मानी जाती है। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया था। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस माना जाता है। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। अब अपन बात करें कि भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष मेला भरता है। तेजा दशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष मेला। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ होता है। और दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरा के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये चीज़ें आपको खेजड़ी से संबंधित याद रखना है। और एक साथ में आप याद कर लेना रोहिड़ा। रोहिड़े को भी 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। टेकुमेटा एंडुलेटा रोहिड़ा। और रोहिड़ा में मार्च अप्रैल में इस पर फूल लगते हैं। याद रखना रोहिड़े पे। और राजस्थान में सर्वाधिक रोहिड़ा इस राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ये चीज़ आपको रोहिड़े से संबंधित। रोहिड़े को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर थाल का कल्प वृक्ष अपन कहते हैं रोहिड़ा को। और राजस्थान का राज्य खेल हो जाएगा बास्केटबॉल। 1948 में इसको बास्केटबॉल का दर्जा दिया गया, यानी कि राज्य खेल का। और राजस्थान बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में, महिला बास्केटबॉल अकादमी हो जाएगा जयपुर में। और इस खेल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। अब फिर बात करें कि राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, मांगी बाई द्वारा पहली बार गाया गया था। सर्वाधिक बार मांड गायिका अल्लाह जना बाई द्वारा गाया गया था, जो पद्मश्री से सम्मानित है। और राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाएगा घूमर। क्या हो जाएगा? घूमर। वाद्य यंत्र हो जाएगा अलगोजा। क्या हो जाएगा? अलगोजा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और राजस्थान का राज्य कवि हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, जिसके द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है तो 9.56%। अगला की राजस्थान में वन नीति, राजस्थान की वन नीति आई थी 2010 में। जल नीति भी आ जाएगी 2010 में। अगला क्वेश्चन है कि खड़ीन वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि। देखो, खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित छोटे पानी की झील को अपन कहते हैं खड़ीन जैसलमेर। ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया, ग्रीन मुनिया चिड़िया, ये अपने देखो एक आएगा अपना आबू अभयारण्य। आबू अभयारण्य हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में। इसमें एक घास पाई जाती है डिकिल पटेरा अबू एंसिस नामक घास पाई जाती है। और यहाँ पर एक जंगली मुर्गा पाया जाता है। कौन? जंगली मुर्गा। और ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया भी यहाँ पर पाई जाती है। जंगली मुर्गा हो जाएगा सिरोही का जिला शुभांकर। तो अपना सही आंसर हो जाएगा आबू पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि रूख भायला का अर्थ क्या है? रूख भायला का अर्थ है वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र, ट्री फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि सेम समस्या,
सेम किस स्थिति से संबंधित हैं? सेम समस्या हो जाएगी अपने इंदिरा गांधी नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर से पानी सर्वाधिक होता है और आसपास वाले खेतों में चला जाता है और यहाँ पर जल की मात्रा, जो जल का स्तर है जो ऊपर हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर सेव सेम की सर्वाधिक समस्या है इंदिरा गांधी नहर के आसपास वाले एरिया में, यानी कि यहाँ पर पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अमृता देवी ने किस वृक्ष के लिए अपनी जान दी? तो अमृता देवी ने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपनी जान दी थी। ये 1730 में घटना हुई थी और यहाँ पर जोधपुर का महाराजा था अभय सिंह, और अभय सिंह द्वारा अपने मंत्री गिरधारी दास को आदेश देकर यहाँ पर 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये आपको याद रखना है। वैसे मैंने पिछले क्लास में या फिर पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था इसके बारे में, तो बार बार इसकी चर्चा करना भी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारत यात्रा के दौरान किस राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की गई? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, इसको बाघों का घर कहते हैं। 1973 में इसमें बाघ परियोजना में शामिल किया गया था, याद रखना आपको। और रणथंभौर कहाँ पर हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर एक रणथंभौर का दुर्ग स्थित है जिसमें 1301 में राजस्थान के इतिहास का पहला साका हुआ था हमीरदेव चौहान के समय, और यहाँ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो कि अलवर जिले का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया, तो सरिस्का अभयारण्य अलवर, इसको 1978 में टाइगर परियोजना में शामिल किया गया, याद रखना। और इसमें देखो यहाँ पर एक नेडा की सत्री, मुंशी महाराणी की सत्री और भर्तहरि की तपोभूमि हो जाएगी सरिस्का अभयारण्य अलवर, जो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 1978 में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना शुरू। अगला क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी साधारणतः किस प्रजाति के पेड़ पर रहती हैं? अब बात करें कि उड़न गिलहरी के लिए एक अभयारण्य प्रसिद्ध है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, और यहाँ पर एक महुआ वृक्ष पाया जाता है। इस महुआ वृक्ष में ये गिलहरी रहती है, ठीक है। इस महुआ वृक्ष से शराब बनाई जाती है और इस वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। और इस अभयारण्य में एक सीता माता का मंदिर स्थित है, लवकुश नामक 2 झरने बने हुए हैं और चित्रों की तपोभूमि अपन कहते हैं इस अभयारण्य को। और बात करें कि यहाँ पर जाखम और करमोई नदी का उद्गम भी होता है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ से। इसके बाद में अपन बात करें कि एक क्वेश्चन है कि एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, यह पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। किसके सहयोग से? डॉक्टर सलीम अली के सहयोग से, जिसको पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं, किसको? सलीम अली को। और 1985 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। एकमात्र उद्यान है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है, याद रखना। और अब बात करें कि यहाँ पर एक साइबेरियन सारस होता है। कौन सा? साइबेरियन सारस, जो शीत ऋतु में यहाँ पर बच्चा पैदा करने के लिए आता है। कब? लगभग अक्टूबर और नवंबर महीने में आता है और मार्च अप्रैल में यह बच्चा पैदा करके और बच्चा बड़ा करके वापस चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाणगंगा और गंभीरी नदियों का संगम भी इस अभयारण्य में देखने को अपन को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये आपको इतना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना है। 1956 में इसको अभयारण्य का दर्जा, 81 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 85 में बात करें, 85 में यूनेस्को में शामिल किया गया और पक्षियों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ये चीजें आपको याद रखना। पक्षी कौन सी? साइबेरियन सारस। एक चीज आपको याद रखना कि यहाँ पर एक लाल गर्दन वाला तोता और यहाँ पर एक पाइथन पॉइंट बना हुआ है जहां पर अजगर अपन जाके देख सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध अभयारण्य में उड़न गिलहरी, तो उड़न गिलहरी सागवान के वृक्ष में या फिर महुआ के वृक्ष में ये सर्वाधिक पाई जाती है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सेनेरिया है, तो खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिस सेनेरिया। 1983 में इसको राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया खेजड़ी को, ठीक है। और इनके बारे में चर्चा आपने पिछले क्वेश्चन में कर ली थी। अगला क्वेश्चन है कि
कृष्णमर्ग किस अभयारण्य में पाया जाता है? एक अभयारण्य है तालसपर अभयारण्य चूरू, जो काले हिरण या फिर कृष्णमर्ग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पर एक माचिया साइप्रिस नामक घास पाई जाती है। माचिया साइप्रिस नामक घास पाई जाती है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा भरतपुर में। अगला है कि कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधियां। इसका मतलब है कि जो पश्चिमी राजस्थान जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर वाले इलाकों में क्या करते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो ये टांके को साफ कर देते हैं। एक टांका एक मिट्टी का बना हुआ होता है, या फिर मिट्टी का या फिर सीमेंट का बना हुआ। इससे क्या करते हैं कि यदि बारिश का पानी आता है तो उस अपने मकान के माध्यम से पाइप लगा के इसमें पानी को डाल दिया जाता है। उसके बाद में जब वर्षा पूर्ण हो जाती है तो उनके बाद में इस पानी को अपन पेयजल के रूप में यूज लेते हैं। अगला है कि राजस्थान का कल्पतरु, तो राजस्थान का कल्पतरु कहते हैं खेजड़ी को। अगला है कि कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष। अगला कुर्जा पक्षी, जिसको वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन, ये बहुतायत यानी कि ये कुर्जा पक्षी राजस्थान में सर्वाधिक खींचन गांव जोधपुर में देखने को मिलते हैं। यानी कि कुर्जा पक्षी खींचन गांव जोधपुर। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था, 1983 में। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरा के दिन या फिर विजयदशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी शेखावटी प्रदेश में। जिले की बात करें तो याद रखना नागौर जिला। अगला है कि गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, तो गजनेर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा बीकानेर, यह बड़ तीतर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है कि गागरुनी तोता, यह गागरुनी तोता हो जाएगा झालावाड़ का, जिला शुभंकर, बुकंदरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। अगला है कि गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाते? देखो गोडावन जैसलमेर का, जिला शुभंकर हो जाएगा। गोडावन 1981 में इसको जो राज्य के पक्षी का दर्जा दिया गया गोडावन को, ये जमीन पर अंडे देता है। अगला है कि घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य? तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य, यानी कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा चंबल अभयारण्य, कोटा झालावाड़। अगला है कि चूरू में ताल छपर क्यों प्रसिद्ध है? तो चूरू का ताल छपर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चूरू का ताल छपर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि जयपुर, बूंदी, जोधपुर व भीलवाड़ा में से कौन से एक जिले में 3% से भी कम वन क्षेत्र हो जाएगा अपना? जोधपुर में 3% से भी कम वन क्षेत्रफल है। जयसमंद अभयारण्य हो जाएगा उदयपुर के आसपास, जैसे जयसमंद झील के आसपास वाले इलाकों में ये अभयारण्य फैला हुआ है। अगला है कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति, यानी कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संचय करने की एक विधि, उसको अपन कहते हैं खड़ीन। अगला है कि झोर के पास कौन सा वन प्राणी शरण क्षेत्र है? तो देखो एक रामसागर वन विहार, ये सारे हो जाएंगे धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि ताल छापर अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा चूरू में, जो कृष्णमर्ग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला देश का ऐसा अभयारण्य जहां भेड़िए प्रजनन करते हैं, कुंभलगढ़ अभयारण्य, यह राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में फैला हुआ है। पैराडाइज ऑफ बर्ड्स या फिर पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं केवलादेव अभयारण्य भरतपुर को। प्राकृतिक रूप से मरु क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? मरु क्षेत्र में खिजड़ी वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में कैलाश सांकलो द्वारा। कैलाश सांकल राजस्थान के जोधपुर के निवासी थे, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और कैलाश सांकला की 2 पुस्तक थी, टाइगर द रिटर्न ऑफ टाइगर। राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1973 में। कहां से? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से। राजस्थान में टोटल 4 बाघ परियोजना है, जिसमें से पहली हो जाएगी रणथंबोर, दूसरी सरिस्का,
तीसरी हो जाएगी अपने दर्रा अभ्यारण्य और चौथी हो जाएगी रामगढ़ विस्तारी बूंदी, ये 5 जुलाई 2021 को। और भारत में सर्वाधिक बाघ हो जाएंगे कर्नाटक में 406 और राजस्थान में हो जाएंगे 45। और 14 फरवरी को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य हो जाएगा उदयपुर में, महाराणा प्रताप की शरण स्थली माना जाता है। और यहाँ पर भारत का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क बना हुआ है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में। यहाँ पर सोम, मानसी और वांकल नदियों का उद्गम भी होता है। अगला है कि फॉसिल वुड, आकलवुड फॉसिल पार्क हो जाएगा जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में। बंद बरेटा जरखों के लिए प्रसिद्ध है भरतपुर में। अगला है कि भारत के कुल वनों में से राजस्थान में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? 4.23% भारत के संपूर्ण वनों का राजस्थान में पाया जाता है। और भारत में बाघ परियोजना का जनक कहते कैलाश सांकला, पुस्तक थी टाइगर द रिटर्न ऑफ टाइगर, राजस्थान के जोधपुर जिले के निवासी थे। और 1973 में राजस्थान में बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर से की गई थी। अगला है भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया? तो साहगढ़ क्षेत्र जैसलमेर ने इसको चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया। अगला है कि भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? ये 1972 में बना था, सितंबर 1972 में। राजस्थान में बात करें तो 1 सितंबर 1973 को। अगला है कि मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया था? दादू दयाल। और दादू दयाल की प्रमुख पीठ बनी हुई नारायणा गांव जयपुर में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना। धन्यवाद।